हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे टॉप 30 क्वेश्चन है जो कि हमारे हिंदी के पेडागोजी से हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो पिछले साल प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं से आप लोगों के टॉपिक से हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ढूंढ के आपके लिए सामने कंटेंट लाए हैं। तो बहुत ही अच्छे से पूरी वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटा ना रह जाए और सारे क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे से हों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा हिंदी पेडागोजी का। तो जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। पहला क्या है, पाठ्य पुस्तक। दूसरा ऑप्शन है कार्य पुस्तिका। थर्ड ऑप्शन है हमारा समाचार पत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा पूरक पुस्तिका। तो भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में हम किसे स्वीकार करते हैं? समाचार पत्र। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है राइट आंसर, क्या समाचार पत्र। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी को बोलने के समय ही सुधार देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा सुधार कार्य पूरी कक्षा की गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षार्थी त्रुटियों को ना दोहराए। थर्ड है शिक्षार्थियों की त्रुटियों को कभी भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करें और उनके पैटर्न को पहचानें, उसके पश्चात पुनः पढ़ें तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करें। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करें और उनके पैटर्न को पहचानें, उसके पश्चात पुनः पढ़ाएं तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करें। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है राइट आंसर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। किसके लिए? शब्दावली सीखने के लिए। पहला ऑप्शन है कहानी और चित्रों का प्रयोग। दूसरा है हमारा दोहराव या ड्रिल का प्रयोग, लिखित अभ्यास का प्रयोग या पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा कहानी और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए जब विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में। ठीक है, किसका? कहानी और चित्रों का प्रयोग। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, इसका क्या है राइट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने में, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में, लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने तथा मातृभाषा के प्रयोग का निषेध करने में, लक्ष्य भाषा से अनुवाद करने में। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है या सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। कब? भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है? स्वर पठन, कहानी सुनाना, रेडियो प्रसारण या गीत गाना। तो प्रामाणिक श्रवण जो है उसका उदाहरण है हमारा रेडियो प्रसारण। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है राइट आंसर, क्या? रेडियो प्रसारण। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डैश ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण का किस प्रकार ज्ञान होना चाहिए? अव्यक्त तथा व्यक्त, सुस्पष्ट, अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों या विस्तृत। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों तरह का हमें ज्ञान होना चाहिए। किसका? व्याकरण का। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि किसी पाठ्य सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या तात्पर्य है? पठन सामग्री को सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है, पठन में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ा जा रहा है, या विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है, या पठन सामग्री के विवरण को समझने के लिए पढ़ा जा रहा है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1
कि पठन सामग्री को सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? प्रवाह सटीकता बुद्धि, भाषाई मौखिक बुद्धि, शब्दावली व्याकरण बुद्धि या दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, भाषाई मौखिक बुद्धि। इसका क्या राइट ऑप्शन है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है कि भाषा अर्जन होता है जब बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्या कि बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं तभी वो भाषा अर्जन होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है शिक्षण अधिगम के समय और अंतराल पर, व्याकरण के नियमों पर, या निदानात्मक शिक्षण तथा सामग्री पर, या अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने पर। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, कि अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने पर निदानात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। क्या लिखा है, वाइगॉस्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? आंतरिक भाषण, निजी भाषण, सामाजिक भाषण या आत्म केंद्रित भाषण। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 1, आंतरिक भाषण उसे कहेंगे। कौन सा? आंतरिक भाषण कहेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कहानी सुनाना विद्यार्थियों की सहायता करता है अनुशासन में बैठने में, कक्ष में एकाग्र होने में, कक्षा के वातावरण का आनंद लेने में, या अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में। तो देखिए कहानी का मतलब ही है कि अपने कल्पनाशीलता का विकास करना। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, कि कहानी सुनाना विद्यार्थियों की सहायता किसमें करता है? कल्पनाशीलता का विकास करने में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि भाषा के उत्पादक कौशल हैं पठन तथा लेखन, पठन तथा श्रवण, वाचन तथा लेखन, या वाचन तथा श्रवण। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, वाचन तथा लेखन क्या है? भाषा के उत्पादक कौशल है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? अर्थ विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान, आकृति विज्ञान, या स्वर विज्ञान। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, उपयोगिता विज्ञान। किस शाखा से जुड़ी है? भाषा विज्ञान की। कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विद्यार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है? पाठ्य पुस्तक के पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, श्रुतलेख या अपने अनुभव लिखना, या सुलेख प्रतियोगिता। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, अपने अनुभव लिखना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, या जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो इसका देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है वही क्या सभी बच्चे उन्हीं गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, कि सभी जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना संदर्भ में व्याकरण की विशेषता है, संदर्भ में व्याकरण की सीमा है, निगमन उपागम की विशेषता है, या निगमन उपागम की सीमा है। तो देखिए जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, निगमन उपागम की विशेषता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। पहला है चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण, फिर है चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण, फिर है चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, संहिताकरण और स्वीकृति, और हमारा लास्ट ऑप्शन है स्वीकृति, चयन, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, चयन, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण
इन चरणों से वो क्या गुजरती है। तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ करके सीटेट की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से कंटेंट को बना रहे हैं ताकि आप लोगों का सीटेट और जितने भी एग्जाम होंगे टीचिंग से रिलेटेड वो आपके क्लियर हो सकें एक ही बार में। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इस पर। तो आप जो बिना देर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, व्याकरणिक इकाइयों को गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे शिक्षार्थियों को तभी के तभी करने तथा नियमों को समझने में सहायता मिलती है, शिक्षार्थियों को नियम कंठस्थ करने में सहायता मिलती है, या शिक्षार्थियों को इसे करने या ना करने की आज़ादी महसूस करने में मदद मिलती है। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को अपने कार्य की मॉनिटरिंग करने में सहायता मिलती है। तो देखिए जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल सा है। इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि शिक्षार्थियों को तभी के तभी करने तथा नियमों को समझने में सहायता मिलती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखा है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है वो, संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, या बहुभाषिकता, या दक्षता स्तर। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि संकेत बदलना कहलाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्या लिखा है, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे। समूची कक्षा में के सामने उस पर चिल्लाएंगे, उससे बात करेंगे, या उसे सभी के सामने बात करेंगे, या उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल सा है। इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, उससे बात करेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें हिंदी पेडागॉजी के, जो हर बार पूछे जाते हैं इसी तरह क्वेश्चन। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, छूट ना जाए, ताकि आपको ऐसा लगे कि सीटेट में यही क्वेश्चन आ गया और आपसे छूट गया। तो पूरी वीडियो को बहुत ही आराम से और एंड तक देखिएगा, तभी आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और हिंदी के सीटेट की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साहित्य में अर्थ के डैश है, केवल एक स्तर, या 2 स्तर, या 3 स्तर, या अनेक स्तर। तो देखिए इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 की है, जो साहित्य में अर्थ के अनेक स्तर हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं क्या, रूब्रिक्स, जांच सूची, अनुसूची या विस्तृत सूची, या क्रम निर्धारण मापनी। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ये थोड़ा नया पैटर्न पे है तो इसे अच्छे से देखिएगा। क्या है जो हमारा ऑप्शन है वो है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या करती है, अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं रूब्रिक्स। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है किस रूप में जाना जाता है, संप्रेषणात्मक उपागम, अंतःक्रियात्मक उपागम, या संरचनात्मक उपागम, या निवेश उपागम। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, संरचनात्मक उपागम कहलाता है के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डैश साथ बढ़ावा मिलता है, संप्रेषणात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम, रचनात्मक उपागम, या परंपरागत उपागम। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि संप्रेषणात्मक उपागम के अधिगम के संप्रेषणात्मक उपागम से साथ बढ़ावा मिलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 और 25 को देखिएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इसमें देखिए क्या था, संरचनात्मक उपागम, और इसमें क्या था, संप्रेषणात्मक उपागम। तो इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा भी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है कि भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री को डैश के शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग किया जा सकता है, भाषा के कार्य तथा नई शब्दावली के लिए, नियमों के पुनर्निर्माण के लिए,
या अधिगम अक्षमताओं के लिए, या उच्चारण विकसित करने के लिए। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि भाषा के कार्य तथा नई शब्दावली के शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, भाषा अधिगम में बोधगम्य में निवेश का क्या अर्थ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और ये बहुत ही नए पैटर्न पे है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है, बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, या कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना, या कक्षा की दीवारों पर बच्चे की रचनाएं प्रदर्शित करना। तो देखिए इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, कि भाषा को ऐसे बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। तो वही क्या बोधगम्य निवेश का यही अर्थ है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है? शिक्षकों को स्वयं के व्याकरण ज्ञान को सुधारना चाहिए, व्याकरण को अलग से समझाना चाहिए, या व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए, या शिक्षक के द्वारा जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याकरण सिखानी चाहिए। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, कि व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए। तो चलिए आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नए पैटर्न पे आया था, इसको कि नए थोड़ा वैज्ञानिक के नाम आया था, कि स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? सीखना, अर्जन, सुनना, या संप्रेषण। तो स्टीफन क्रेशन के अनुसार जो अचेतन प्रक्रिया है वो है अर्जन। कौन सी? अर्जन। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्या अर्जन। तो ये आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हिंदी की पेडागॉजी के लिए, और ये बहुत बार रिपीट भी होते हैं। तो पूरी वीडियो को अच्छे से एंड तक देखेगा ताकि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए और आप सीटेट के एग्जाम में अच्छे से कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को ढेर सारी जगह शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ करके हमारे जो चैनल पढ़ाया जा रहा है टीचिंग की प्रिपरेशन के लिए जो हम कंटेंट बनाते हैं उसको अच्छे से समझ सकें और उससे अपने जो भी टीचिंग का एग्जाम वो लोग दे रहे हैं उसको वो निकाल सकें। तो आप लोग अच्छे से बने रहिए। अभी सीटेट का चल रहा है तो अच्छे से सीटेट की प्रिपरेशन करिए। हम इसी तरह आप लोगों के लिए कंटेंट लाते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से सीटेट की प्रिपरेशन करें, और जिन लोगों का कल एग्जाम है वो सब आप ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम के लिए। तो चलिए कल हम लोग फिर से एक बार मिलते हैं आप लोगों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।